नमस्ते। कक्षा 10वीं की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी संयुक्त इस विषय की हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक में से पाठ क्रमांक 2 खोया हुआ आदमी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखक हैं सुशांत सुप्रिय। लेखक सुशांत सुप्रिय जी का जन्म 1968 में बिहार के पटना में हुआ। रचनाधर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती हैं। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। एक बूंद यह भी कविता संग्रह है। हत्यारे तथा हे राम कथा संग्रह है। इन गांधीजीज कंट्री अंग्रेजी कविता संग्रह है। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से मतलब प्यार से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। जाति पाति, ऊंच नीच, धर्मांधता, अज्ञानता, शोषण तथा भेदभाव की भावना ये समस्याएं हमारे आसपास आज भी है। ऐसे ही एक गांव में एक फटेहाल पागल सा दिखाई देने वाला आदमी आता है। उसे अपना नाम, धर्म, जाति आदि कुछ भी मालूम नहीं है। वह व्यक्ति गांव के सभी जातियों धर्मों के लोगों को आपस में मिलकर प्रेम भाव से रहना, शोषण मुक्त होना और सबको सम्मान देना सिखाता है। वह लोगों को अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाने की सीख देता है। पाठ की शुरुआत करते हैं। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। दूर दराज के बहुत दूर के गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। चिथड़े, फटा पुराना कपड़ा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे, बेतहाशा बहुत तेजी से। कुत्ते भी उसे देखकर इतने बौखला गए कि बिना सोचे समझे उस पर भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा मतलब गौरव, मतलब खोया हुआ वो था ही, उसके चेहरे से ही पता लग रहा था, लेकिन पागलपन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। आगंतुक, अचानक आने वाला। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। स्मृति माने याददाश्त, लोप हो जाना, नाश हो जाना। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह से खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। परिचित माने जाना पहचाना, जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। फैसला करना, तय करना, निर्णय लेना। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। मधुर मतलब मीठी। कहते हैं ना कि अच्छा संगीत न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों पर भी अच्छा असर करता है। तो यहाँ पर वैसे ही हो गया।
जैसे ही उसके गीत के सुरों की आवाज़ें उन तक पहुंचती थी, वे मंत्रमुग्ध होकर, मानो मंत्र से मोहित होकर, अपने आप को भूल कर गीत सुनती थी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। मतलब उसके गीत सुनकर बड़े बुजुर्ग भी अपने अतीत की, अपने बीते हुए समय की यादों में खो जाते और उसके गीत का आनंद लेते थे। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी। मोहक मतलब आकर्षक। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। जुगनू रात में चमकने वाला एक स्वयं प्रकाशित कीड़ा होता है। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। मतलब जो बच्चे उसे परेशान करते थे, तंग करते थे, वो भी अब उसके साथ घुल मिल कर रहने लगे थे। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हों। सगे मतलब अपने से, और गार्ड ऑफ ऑनर माने किसी के सम्मान में सैनिकों द्वारा सलामी देना। तो जब ये खोया हुआ आदमी चलता था ना, तो कुत्ते उसके दोनों ओर उसके साथ साथ चलते थे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उपले शब्द का अर्थ है गाय भैंस आदि के गोबर का सूखा हुआ कंडा, जो चूल्हा जलाने के काम आता है। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। अब आंधी तूफान तो बरसात के दिनों में हम इसका अनुभव लेते हैं। चक्रवात मतलब चक्कर खाती हुई तेज हवा, बवंडर। ओले पड़ना मतलब वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के गोल गोल खंड। और टिड्डियाँ खेत पर झुंड में हमला करने वाले ये कीटक होते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। आगाह करना, सावधान करना। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार तेज बारिश। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव में बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। शोषण मतलब किसी के श्रम से अनुचित लाभ उठाना। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। ज्यादतियां मतलब अन्याय, और सभी स्त्रियां इस अन्याय के खिलाफ एक साथ मिलकर उसका विरोध करने लगी। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, आदर मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया। प्रेरित करना, किसी कार्य के लिए प्रवृत्त करना।
उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। खुशहाली मतलब संपन्नता। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सबका श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। यहाँ पर श्रेय मतलब यश। गांव वाले यही समझते थे कि ये जो भी खुशहाली संपन्नता उनके गांव में बन रही है, ये खोए हुए आदमी की वजह से है। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। बरकत माने संपन्नता, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, ऐसे उन्हें लग रहा था। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। प्रशंसक माने प्रशंसा करने वाले, सभी उसे जानने लगे। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। जो शुरुआत में उसका विरोध करते थे वो भी अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। खंडन करना, किसी बात को गलत बताना। वो हमेशा यही कहता था कि ये गांव वालों की वजह से ही हुआ है। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो। अपनी ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। चौंधियाना, चकाचौंध होना, मतलब आकाश में बिजली इस कदर कड़क रही थी कि उसके प्रकाश से ऐसे लग रहा था मानो रात में दिन हो, कई सूर्यों का प्रकाश दिख रहा हो। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। वज्रपात अचानक होने वाला बहुत बड़ा अनिष्ट, भयावह, डरावना, मतलब माहौल इतना डरावना था। और उसी वातावरण में गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। लोग इतने डर गए थे कि अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। दुबकना मतलब छिपना। सारी रात मौसम बौराया रहा। बौराना, बावरा हो जाना, पागल हो जाना। सारी रात मौसम जो था वो इस कदर डरावना था। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाजों की झिर्रियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। गंधक मतलब एक तीव्र गंध वाला खनिज पदार्थ जो दवा, बारूद आदि बनाने के काम आता है। इस तरह उस भयावह रात ने सभी गांव वालों को डराया था। पूरा वातावरण भयावह हो गया था। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। मतलब शहर के कारखानों से जो गैस निकली थी ना, उसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसका असर सभी जगह दिख रहा था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। वह गायब हो चुका था। गायब हो जाना, दिखाई न देना। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। अब जमीन का निगल जाना या आसमान का खा जाना माने लापता हो जाना। वो इस कदर लापता हो गया था कि वो ढूंढ कर भी किसी को नहीं दिखा। उसकी तलाश में आसपास के गांव में सभी लोग खाली हाथ लौट आए। खाली हाथ लौटना, कुछ भी ना पाना। गांव की गलियां उसके बिना सुनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। मतलब उसके चले जाने से, अचानक लापता हो जाने की वजह से पूरे गांव पर उसका असर दिख रहा था। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। स्थापना कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया, प्रण लेना, प्रतिज्ञा करना कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया।
खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। जनगणना मतलब लोगों की गिनती का कार्य जो चुनाव से पहले अक्सर किया जाता है। हर घर जाके वहाँ पर रहने वाले सदस्यों के बारे में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी के उम्र और सभी तरह की जानकारी उसमें ली जाती है और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें जनगणना अधिकारी कहा जाता है। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। स्मृतियाँ मतलब यादें। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। यह पाठ लेखक द्वारा लिखित पिता के नाम संग्रह से लिया गया है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सचमुच लेखक ने बिल्कुल सही कहा है। सारे भेदभाव भुलाकर हर एक व्यक्ति खुद सकारात्मक कार्य में जुड़े और दूसरे लोगों को भी जोड़े तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और मुहावरे आपने लिखने हैं। साथ ही पन्ना क्रमांक 7 पर दिया गया स्वाध्याय कार्य भी पूरा करना है। स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप पाठ में ढूंढकर लिख सकते हैं। कक्षा 9वीं में आपने व्याकरण के कई घटक जाने और समझे हैं। उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर व्याकरण की दी गई कृतियाँ भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वर्णनात्मक कहानी आपकी समझ में आ गई है और दिया गया स्वाध्याय कार्य आप अच्छे से पूरा करेंगे। धन्यवाद।